और हमने सर को आमंत्रित किया आज। और सर पशुपालन में विशेषज्ञ हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, अरविंद जी सर का नाम है। तो सर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये सारे लोग हमारे डिजिटल मॉडल टाउनशिप एक हमने कल्पना की थी आज से 1.5 साल पहले, उसको हमने एक स्वरूप प्रदान किया है। हर गांव में 5-5 कंप्यूटर का एक लैब सेटअप किया है, इनको डिजिटल दोस्त के रूप में हमने रजिस्टर्ड किया है और ये लोग एक डिजिटल क्रांति के अग्रदूत के रूप में इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि कृषि के साथ में जो आपका मूल एजेंडा है उसको आप बताते हुए एक छोटा सा इनको ये कहेंगे कि अपने व्यवसाय के साथ अगर ये आपके नॉलेज को इनबिल्ट करें तो कैसे ये अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे। सिंपल सा मैं सर आपसे ये आग्रह चाहूँगा। धन्यवाद गोकुल जी। पधारे हुए सभी कृषक एवं महिलाएं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो किसानों के लिए या फिर किसी वर्ग के लोग हों, गांव से अगर वो संबंध रखते हैं, उनके चौतरफा विकास के लिए ये संस्थान कार्यरत है। साथ ही साथ बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, विभाग हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो अभी तक 5 से 6 साल का जो हमारा अनुभव है कि किसानों के लिए समस्या कहाँ पर आती है या इन जनरल जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो कहाँ पर समस्या आ रही है कि किसानों तक नहीं पहुँचती है और उसका लाभ वो लोग नहीं ले पाते हैं। टेक्नोलॉजी का समय है, ये बहुत ही आवश्यक जो इनोवेशन गोकुल जी ने किया है कि हर एक गांव को हम डिजिटल विलेज बनाएंगे, क्योंकि अगर हम डिजिटलाइज हो जाएं तो हमें कोई भी समस्या नहीं है। घर बैठे हर स्कीम का हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी जानकारी है हम घर बैठे ले सकते हैं। आज का टाइम ऐसा है, अगर हम नेट से कनेक्टेड हैं तो हमें घर से बाहर कदम रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिजनेस भी चल सकता है, आपको बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं है और दुनिया में क्या हो रहा है सारी चीज़ें आपको पता होता रहेगा। ठीक है, तो आज संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप सभी लोग एक योजना चल रही है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। शायद बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे और बहुत सारे यहाँ पर बैठे ऐसे किसान होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? जिस योजना के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड किसान है उसको 6,000 रुपये एक साल में मिलते हैं, 2,000 रुपये तिमाही के अनुसार। है कोई इसमें बेनिफिशरीज उसके? अच्छा जी, तो उसी के संदर्भ में अभी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस साल की आखिरी किस्त है, लास्ट, वो किस्त 9 करोड़ किसानों के खाते में जाएगी। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक अभी लिंक प्रोवाइड किया गया है, जैसा गोकुल जी आपको बता रहे थे। तो सभी लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं और जो नहीं है उनको भी करवाना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोग जानते होंगे। आपके मोबाइल पे मैंने लिंक भेजा है, जो ग्रुप है ना, एक बार टिक करो। जो ग्रुप होगा ना उस पर आप सभी लोग, गोकुल जी ने भेज दिया है, मैंने सबको शेयर किया है। जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आप उसमें, उसके बाद क्लिक करने के बाद OTP आएगा उस पर, और उसके बाद आपको 3 डिटेल्स डालने हैं। अपना नाम डालना है, जिला सेलेक्ट करना है और राज्य सेलेक्ट करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है 301 402 सभी को डालना है। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसमें। आप प्रोसेस मोड को बढ़ाओ सारे लोग, मैंने मेरे नंबर पे भी रजिस्टर्ड किया है। तो ये तो स्कीम के बारे में बात हुई, और अब आपके बारे में बात करते हैं कि आजकल किसान वर्ग जो है, बहुत सारी स्कीमें सरकार भी चला रही है, बहुत सारी कोशिश की जा रही है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि हम अपने जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं उसको हम कैसे बिजनेस मोड पे लाएं। आप सभी को पता है कि बिजनेस मोड पर जब तक किसान नहीं आएगा, जब तक उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर शायद गोकुल जी ने भी आपको कई बार बताया भी होगा, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। एक नया इनोवेशन है जिसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। अपने बांसुर में ही आपको उदाहरण मिल जाएगा। एक राम सिंह जी हैं और सूरज भान जी हैं खेड़ा सेमपुरा के। इसी तरह से बहुत सारे किसान हैं कोट कासिम तहसील में जो हमारे KVK से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी मशरूम प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर स्टार्ट किया है। इसी तरह से बहरोड के भी कई सारे किसान हैं।
तो हमारे कहने का उद्देश्य ये है, कोई भी बिजनेस को अगर आप एक बिजनेस मोड पर लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मार्केट भी बनता है और उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। कोई भी चीज़ कर लो, एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना, जैसा कि गोकुल जी भी अभी बता रहे थे कि किसी भी चीज़ को हम अगर अलग होकर के काम करते हैं तो हमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। इसमें एक मिनट आप ले आइए गोकुल जी, आप देख लीजिए। सुन लो, हो जाएगा, अभी बैठ के कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम हमें अलग होकर के करने में फ़ायदा नहीं है, हमें ग्रुप में आना है। जैसे एफपीओ की बात की गोकुल जी ने, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम एक ग्रुप में आकर के काम करते हैं, एक अपने कॉमन गोल्स, कॉमन लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें फ़ायदा होता है। एफपीओ डेयरी से किससे रिलेटेड है? उसमें सर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है उसमें। पहला है मिल्क, ओके, दूसरा हमारा एग्रो, ठीक है, जैविक खेती का पार्ट रहेगा, तीसरा ऑयल है सर। अच्छा, 3 चीजें उसमें। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ऑयल इसलिए इम्पोर्टेंट है। अपना जो अलवर ज़िला है वो मस्टर्ड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जो गाय या भैंस नहीं पालता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद, एफपीओ में जुड़ने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? एक कंपनी का रूप लेगा। कंपनी का मतलब ये हो गया, फिर आप इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाओगे, बाई प्रोडक्ट्स बनाओगे, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि सिर्फ अगर आप मिल्क सेल कर रहे हो, कितनी रेट मिलती है आपको? भैंस के दूध की बात करें तो 45 से 50 एवरेज 40 भी हो सकता है। गाय की बात करें तो 30-32 रुपए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स निकालोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। वही हलवाई क्या करता है, आपका दूध लिया और उसके बाद उसका दही बना दिया, 100 रुपये किलो आपको ही बेचता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल किसान चाहे कि साहब हम प्रोसेसिंग प्लांट लगा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जब हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप होने के साथ हमारे पास ताकत होती है, और ताकत होने के साथ साथ आपके पास पैसा होता है। अगर आप ग्रुप में आते हो तो बैंक भी आपको लोन देने के लिए तैयार होता है। इंडिविजुअल फार्मर अगर फाइनेंस के लिए जाए तो कोई भी बैंक उसे फाइनेंस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसे डर होता है कि हमारा पैसा शायद वापस नहीं आएगा। जब 50 या 100 या 500 किसान एक साथ जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आपको यही बताना है कि कोई भी काम करना है आपको ग्रुप में करना है। चाहे आप बहुत बड़े ग्रुप में कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो छोटे छोटे ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है बात कि भाई जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका हम कैसे यूज़ करें, अपने जो काम करने का हमारा तरीका है उसको हम कैसे बदलें। पशुपालन की अगर मैं बात करूं, आजकल मैं देखता हूं पशुपालन में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो ये जो मैनेजमेंट है उसको हमें संभालना है। भाई अगर मैं बात करूं, पशुओं में बांसपन की समस्या आज की तारीख में खूब आ रही है, पशुओं में फूल दिखाई देने की समस्या खूब आती है, बच्चा देने के बाद कई बार पशु जेर नहीं डालता, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर पशु ने बच्चा देने के बाद जेर ठीक से नहीं डाला तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा और अगली बार पशु गर्मी पर नहीं आएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पशु बार बार हीट में आ रहा है लेकिन बच्चे में नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे बहुत नुकसान होता है। ये बिजनेस का मतलब यही हुआ कि अगर डे टू डे का जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे पास सारा रिटर्न होना चाहिए, कितना खर्च किया और कितना हमें मिला, ठीक है। तो भाई एक दुधारू पशु का अगर हम खर्चा मोटा मोटा जोड़ लें तो कितना एक दिन का हो जाता है, लगभग सारे खर्चे जोड़ें, अपनी मजदूरी भी निकालें, हरा चारा, सूखा चारा, बांट, दाना, दवाइयाँ, सारा अगर हम खर्च जोड़ लें तो लगभग 270 से 280 रुपये पर डे कम से कम एक दुधारू पशु पर खर्च आता है। और किसी भी किसान का पशु अगर 3-4 महीने डिले हो गया ज्ञापन होने में तो आप जोड़ लो एक महीने का 7 से 8 हज़ार कम से कम नुकसान हो रहा है, और 3-4 महीने हो गए तो 25-30 हज़ार के चक्कर में आ गया। ये नुकसान किसान को कभी नहीं पता लगता, उसे दिखता नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्टली उसकी पॉकेट से नहीं जाता, इसलिए नहीं समझ आता। इसलिए ये सारी चीज़ों को हमें साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पशु ने आज बच्चा दिया है तो 2.5 से 3 महीने बाद उसे दोबारा से ज्ञापन हो जाना चाहिए, ताकि जो काविंग इंटरवल जिसको बोलते हैं, 2 बच्चा देने के बीच का जो समय होता है उसको काविंग इंटरवल बोलते हैं, वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जितना लंबा होगा उतना ही किसान को नुकसान है। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। 2.5 से 3 महीना अगर पशु को बच्चा दिए हुए हो गया है तो हमें उसका कोई ना कोई इलाज करवाना चाहिए, कोई ना कोई उपाय करना चाहिए,
ठीक है, कुछ सिंपल से देसी नुस्खे आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या बांसपन की है, जो पशु हीट में नहीं आता। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है जायफल, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। 2 जायफल को आप भूनकर पीस के और गुड़ में मिलाकर आप पशु को खिला दो। पहला स्टेप ये करना चाहिए। डायरेक्टली आप लोग क्या करते हैं, जो झोला छाप होता है, जो कंपाउंडर होता है, उसको फ़ोन लगाया, साहब आया, 2-4 इंजेक्शन लगाया और 800 रुपये जेब में रख के चल दिया। पशु ज्ञापन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ दोबारा बुलाओगे, आप दोबारा फीस दोगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये भी हमें जो घरेलू जो हमारे देसी उपाय हैं, हमें उसे भी करना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बहुत सारे 70 से 80% केसेस में पशु इससे हीट पर आ जाता है। 3 कंडीशन होती हैं कि पशु हीट पर क्यों नहीं आ रहा। पहली कंडीशन कि पशु के शरीर में जो गर्मी पर लाने के लिए हार्मोन जिम्मेदार है, उसकी कमी हो सकती है। दूसरा कारण है जो हार्मोन जिससे बनता है, जिस पोषक तत्व से, उसकी अगर कमी है शरीर में तो गर्मी पर नहीं आ सकता, या उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। 3 ही कंडीशन है, तो इसलिए हमें पहले स्टेप से चलना चाहिए। अगर हार्मोन की कमी है तो जायफल में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो उसके उस हार्मोन को बढ़ाता है, ठीक है। कितने रुपए के 2 जायफल मिल जाएंगे? 10 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। खिलाइए आप उसको। अगर हीट में नहीं आता, दूसरी डोज आप 7 से 8 दिन के बाद फिर दे सकते हैं। पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आप उसको पोषक तत्व का सप्लीमेंट दीजिए। जो साइक्लोबुलामिन का आता है, इसका कोकामिन का आता है, इसके आप टैबलेट सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 7 से 8 दिन तक इसका हम सप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद एनिमल हीट में आ जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आजकल बहुत बड़ी समस्या आती है जब पशु बच्चा दे दिया और जेर नहीं डाल रहा है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस भी जिम्मेदार हैं। भाई, बच्चा देने के बाद उस बच्चे को दूध आप कितने समय के बाद पिलाते हैं? सिंपल सा तरीका है, इसमें एक भी पैसा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। पशु ने बच्चा दिया, उस बच्चे को कितने समय के बाद आप खीस पिलाते हैं? बताओ साहब, सभी लोग पशु रखते हैं और सभी लोग ये काम करते हैं। बोलो जी, कोई 1 घंटे के बाद? कितने लोग हैं जो 2 घंटे के अंदर अंदर पिला देते हैं बच्चे के जन्म के बाद? ठीक है, जितने लोग पशु ने बच्चा दिया उसके 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उस बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ये प्रैक्टिस बहुत सही है। उन पशुओं में जेर बाहर आने में समस्या कम से कम आती है, ठीक है। बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि साहब जब पशु जेर डाल देता है उसके बाद हम दूध पिलाते हैं। यहाँ पर समस्या है। पशु का नॉर्मल जेर डालने का टाइम 4 से 6 घंटे होता है, ठीक है। और इस हार्मोन का जो काम करने का समय है वो 2 घंटे ही तक होता है। उसके बाद अगर हार्मोन निकलता भी है तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जैसे ही पशु बच्चा दे 2 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को आप दूध पिलाओगे तो पशु के शरीर से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, उसके सर से। जैसे बच्चा उसके थन को टच करता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो उसके सर से वो हार्मोन निकलेगा और उसके पूरे शरीर में फैलता है और 2 जगह काम करता है। कहाँ पे? एक तो औरी में और दूसरी बच्चेदानी में। ये संकुचन पैदा करता है। संकुचन पैदा करने से औरी से थनों में दूध आता है और संकुचन की वजह से ही जो जेर अंदर लॉकिंग सिस्टम से लॉक होती है वो लॉक खुल जाता है और सारी की सारी गंदगी बाहर आ जाती है, ठीक है। आगे से सभी को ये काम करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, पशु की छटाई बोलते हैं ना, कि बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग कभी कुछ करते हो, कभी सिरप लाते हो, कुछ भी लाते हो, देसी उपाय है, बहुत परफेक्ट है। चाहो तो आप नोट कर लेना अगर, या ध्यान में रखना। 250 ग्राम सौंठ लेना चाहिए, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 30 से 40 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम काला नमक, ठीक है। इन सभी को एक में मिला के पीस लेना है और 1 किलो गुड़ में मिला लेना है सारी चीज़ें, और उसकी 4 डोज बना लेनी है, ठीक है। और 4 दिन तक 1-1 डोज उसको खिलाना है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये, खर्च भी ज़्यादा नहीं आता। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या जो रासायनिक दवाएं हैं, उससे एक समस्या तो सही होती है लेकिन दूसरी समस्याओं के साइड इफेक्ट के रूप में वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर हमारा काम या कोई समस्या स्टार्टिंग फेज में है तो देसी इलाज से वो सही हो जाए, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आप लोग देखते होंगे, पशुओं में फूल दिखाई देने की समस्या बहुत गंभीर है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग है तो आप एक अपना देसी इलाज कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट। बड़ का वृक्ष आप सभी लोग जानते हैं, बरगद का पेड़, इसमें जो जड़ें लटकती रहती हैं, ठीक है। 100 ग्राम जड़ें आप वो तोड़ो,
और इसमें 50 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम चीनी या खांड मिला सकते हो। ठीक है, जड़ों को जब आप पीस लोगे उसके बाद जो कचरा है उसको हटा दोगे, इसको छान के उसका जूस पिलाओगे। ठीक है, और 250 ग्राम अगर देसी गाय का दूध मिल जाता है तो उसको मिक्स कर लोगे उससे। ठीक है, 7 से 8 दिन तक इसको डेली आप अगर पिलाते हैं तो इस समस्या से ये निदान दिलाता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पशुपालन से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है? भाई गाय या भैंस या बकरी हम पालते हैं, किस लिए पालते हैं? कि उससे हमें ज़्यादा इनकम हो। ज़्यादा इनकम कैसे होगी? गाय और भैंस है तो उससे हमें ज़्यादा दूध उत्पादन मिले। हाँ जी, ये जो आपने दवाई बताई पहले वाली, वो फूल की समस्या पे, तो वो सब किस टाइम पे देनी है उसको? मतलब जब वो जैसे अब मेरी भैंस है तो वो 3 महीने की गाभण है, तो अब उसको दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, इसका आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फूल की शिकायत है। हाँ, बहुत सारे पशुओं में आती है, आप दे सकते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है।